देखिए हम लोग इम्प्लांटेशन, फॉलोड बाय प्लासेंटा फॉर्मेशन देख चुके हैं, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलपमेंट देख लिए, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट of different structures in the embryo becoming fetus and maturation into a baby human. क्या कॉर्नर्स में आइए तो मेंटेन द गैप। अब देखिए क्यों पेज इतना फट रहा है? The ब्लास्टोसिस्ट, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है तो आप देखे होंगे उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनता है, बाउंड्री पे सेल्स अरेंज होते हैं ब्लास्टोमेयर्स, जिन्हें हम लोग अब ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक जगह क्लम्प बनता है सेल्स का, उन्हें कहते हैं आईसीएम, इनर सेल मास। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम लोग देख चुके। ट्रोफोब्लास्ट ये किधर को जाएगा? फॉर कोरियोनिक विल्लाई फॉर्मेशन, है ना, फॉर कोरियोनिक विल्लाई फॉर्मेशन, और यही कोरियोनिक विल्लाई फॉर्मेशन लीड करता है किस तरह? प्लेसेंटा डेवलपमेंट की ओर। ट्रोफोब्लास्ट के बाद दूसरा जो आईसीएम है, इनर सेल मास, अब इसके डेवलपमेंट की बात होगी। अब आईसीएम की बारी, इनर सेल मास, इट बात नहीं कीजिए, इट डिफरेंशिएट्स इनटू 3 लेयर्स, और ये 3 लेयर में बढ़ जाते हैं, और यही हैं जर्म लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स। जब एनिमल क्लासिफिकेशन किए थे तो आप देखते थे ना, बेसिक प्रॉपर्टीज़ 5-6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिमेट्री, फिर सेगमेंटेशन, उसके बाद देखते थे नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, फिर देखते थे ना सीलोम, ये सब था ना। तो वही जो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये 3 जर्मिनल लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनर सेल मास, यानी अपने आप को 3 भाग में बांट लेता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला होगा सभी जानते हैं, आउटर वाले क्या क्या कहा जाएगा? आउटर लेयर एक्टोडर्म, और मिडिल लेयर मेसोडर्म, और
इनर लेयर, ये बन जाएगा एंडोडर्म। और फिर इस तरीके से 3 भाग में बंटने के बाद आउटर लेयर दूसरे ऑर्गन्स को, मिडिल लेयर दूसरे ऑर्गन्स को और इनर लेयर अलग ऑर्गन्स को बनाने चल देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेसोडर्म मसल्स को तैयार करते हैं, एक्टोडर्म स्किन और नर्व्स को तैयार करते हैं, और एंडोडर्म हमारे विसरल ऑर्गन्स को तैयार करते हैं, लाइक द किडनीज, लाइक द लीवर, स्टमक एट्सेट्रा, जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं। तो सोचिए जरा, अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं किया होता और कोई भी किसी भी ऑर्गन को बनाने लगता, तब जो विसरल ऑर्गन्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, अगर वो बाहर बन गए होते तो फिर एक स्टेज और इसे काम करना पड़ता, वो उस ऑर्गन को अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता, है ना। और उसकी शिफ्टिंग के लिए जो ऑलरेडी ऑर्गन्स बन चुके हैं उनको बीच से जगह देना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? जो ऑर्गन बन चुका है वो दूसरा ऑर्गन को अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए क्यों जगह देगा? तो एक डिसओरिएंटेशन आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ऑर्गन एबनॉर्मली मतलब डिस्प्ले होने के कारण वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने आप को सेटल करता है। और यहाँ भी देख लीजिए, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म सोच के रखे हुए हैं कि कौन कौन सा लेयर, जर्मिनल लेयर कौन से ऑर्गन को बनाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये अपने आप के भी मतलब दूसरे लेवल्स या दूसरे लेयर्स के बीच में एक कोरिलेशन फिट करने के लिए वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि कौन सा जर्मिनल लेयर कौन सा ऑर्गन को फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड देन द ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट्स, देन ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट्स, ठीक है। सीरियल नंबर 1, बाय द डे 20 यानी ऑलमोस्ट 3 weeks टाइम, heart forms and this is the first organ to be formed. सबसे पहले ये बनता है, it is the first organ to come into existence. बात नहीं, सबसे पहले ये ऑर्गन बनता है और इसके फॉर्मेशन का टाइम 3 week टाइम। हो चुका। Come into, this is the first organ come into existence, comes होना चाहिए, comes into existence, सिंगल है ना। This is the first organ comes into existence. हो गया, आगे बढ़े। नहीं, वो सेटिंग गड़बड़ा जाता है।
हो गया? ये सेगमेंट एनसीईआरटी का पोर्शन है। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सेकेंड मंथ, इसका मतलब कितने वीक हो गए? 6 वीक्स। कौन से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेंस पे आ जाते हैं? फोटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स एंड डिजिट्स are well seen, यानी फॉर्म कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले 3 वीक टाइम लिया, नाउ 2 टाइम्स 6 वीक टाइम, नाउ 12 वीक टाइम, और 12 वीक टाइम बोलिएगा तो कितने मंथ हो जाएंगे? 3 मंथ्स। चार हफ्ते का 1 वीक, 4 × 12, थर्ड वीक, थर्ड मंथ। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला 3 महीना, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटेड ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। मोस्ट systems of organs are formed. Well seen the external genital structures. और इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ का अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही सोच समझकर और अंडर सर्टेन कंडीशंस किया जाता है, स्पेशली 3 मंथ टाइम के बाद, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटलिया दिखते हैं और इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है जेंडर ऑफ द फिटस। इसीलिए दिस इज़ सो रिस्की और कई बार इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड का केस होता है, इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड है और जब तक अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ नॉट बीइंग परफॉर्म बाय एनी डॉक्टर्स। समझ आया? दिस इज़ इट। तो ये इस बार के जो कैंसल पेपर हो चुका था एनसीईआरटी का, उसमें ये क्वेश्चन भी था, ये जो टाइम स्पैन है, टाइम स्केल है, इस टाइम स्केल के हिसाब से ऑर्गन का डेवलपमेंट दिया हुआ था और आपको मैच करना था। वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। सो दिस इज अप टू 12 वीक टाइम। देन व्हाट हैपेंस? अच्छा, 24 वीक टाइम यानी 6 मंथ्स। अच्छा, यहीं पे बताएं एक चीज, बाय 8th to 9th वीक टाइम फर्स्ट fetal movement
is noticed. सिक्स वीक टाइम में लिम्स बन जाते हैं, 8 वीक टाइम में मूवमेंट शुरू होता है। याद रखिएगा, ये कभी पूछा जाता है इसीलिए ये बात बताई गई। अब 24 वीक टाइम में जितने भी मेजर स्ट्रक्चर्स हैं सारे सिस्टम्स बन चुके होते हैं, है ना। बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, फाइन हेयर्स दिखने लगते हैं, स्कैल्प हेयर दिखते हैं, आई लैशेस बन जाते हैं, आई लिड्स के बीच में ब्रेक नज़र आता है, यानी वो अब अलग हो चुके हैं। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस बाय द एंड ऑफ 6 मंथ टाइम। ठीक है, और ये बताता है कि हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, दोज वर मंकीज़, क्योंकि मंकी के भी जो बॉडी पे आप देखेंगे हेयर पैटर्न जिस तरह का रहता है, फिटस पे उसी तरह का डेवलप कर रहा होता है। लेटर ऑन बहुत सारे तरह के चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस में ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती हैं, राइट। और इस दौरान आपको टेल भी दिखाई देगा, लेकिन जस्ट ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी नियर अबाउट 8 to 9th मंथ टाइम, ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होके ये जो डेवलप टेल था वो फिर से रिसीड कर जाता है। और आप जो पढ़े हैं कॉकिजियल वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉकिजियल था, कॉकिक्स था, वो एक्चुअली हमारा टेल वर्टिब्रा है जो 3-4 वर्टिब्रा फ्यूज़ करके सिंगल वर्टिब्रा बनाता है। समझ गए? तो वो फ्यूज़ कर जाते हैं और रिसीड करते हैं और हम टेल लेस एनिमल बनते हैं, राइट। और कई बार बर्थ डिफेक्ट में वो क्या होता है, रिसीड नहीं कर पाता, फिर बर्थ के बाद कुछ समय के बाद जब स्टेबलाइज हो जाता है बेबी, तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो अनवांटेड है, वो उसको आगे चल के बहुत सारी परेशानियां देने वाला है, इसलिए दैट इज रिमूव्ड। एनीवे, सो 24 वीक टाइम यहाँ क्या क्या कहता है वो देखें हम लोग। हाँ, the first movement of the fetus and appearance of hair on the head and usually observed during the 5th month. अच्छा, first movement, sorry, फिफ्थ मंथ यानी 20th वीक, 20th week time. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head usually observed during the 5th month. By the end of about 24 weeks, है ना, the body is covered with fine hairs, eyelids separate, eyelashes formed, right? सर 6 वीक क्यों लिखा है सेकंड मंथ में? क्या चीज़? 6 वीक क्यों लिखा है सेकंड मंथ में? 6 मंथ है, 24 वीक, और 6 वीक, हाँ, ये लिम्स डेवलप कर जाते हैं। तो सेकंड 2 मंथ तो 8 होगा ना, मतलब 2 महीने में तो 8 हाँ। होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो कैसे आपको 1.5 होगा, मतलब 1 महीना होगा। हाँ 1.5 मंथ्स, ठीक ठीक, ओके। सो बाय द एंड ऑफ 12 वीक टाइम, ये 24 वीक टाइम, ट्वेंटिएथ वीक स्कैल्प हेयर ऑब्जर्व्ड, यानी 24th वीक में भी आपको स्कैल्प हेयर दिखेंगे, प्लस बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, प्लस आई लैशेस
developed. Plus eyelids separate. यहाँ तक नोट कीजिए. पढ़ सकते हैं? हो गया? By the end of 9th month, यानी 36 week time after, complete maturation of the fetus takes place. Now it is baby human. ये ध्यान रखने वाली बात है. द टाइम टेकन फॉर डेवलपमेंट, complete development by the fetus is called gestation period. For human ये कितना आया? 9 month time. For convenience, it is divided into 3 parts, that is 3 semesters, sorry, 3 trimesters. 3 trimesters. एक ट्राइमेस्टर होता है 3 month टाइम. और इसीलिए जो डेवलपमेंट पैटर्न देख रहे हैं लगभग 3 month इंटरवल पे हम लोग डेवलपमेंटल पैटर्न चेक कर रहे हैं, राइट. इसीलिए ये ट्राइमेस्टर वाइज उसका डेवलपमेंट आपको बताया. लगभग देखोगे पहले वीक इंटरवल जैसे लेकर चल रहे थे, वो 1.5 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने और फाइनली 9 month टाइम. नाउ इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, लास्ट थिंग विल हैपन, इट विल बी द बर्थ ऑफ द बेबी ह्यूमन. आगे बढ़ सकते हैं. Birth of the baby human. It is called parturition. लेकिन यहाँ तक आने के पहले एक चीज़ हम लोग कर रह गया, वो है क्या? जो हार्मोन्स नए डेवलप होते हैं
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बारे में पहले देखना है. बिफोर दैट द हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर HCG, HPL, thyroxine, cortisol, progesterone, estrogen, रिलैक्सिन एट्सेट्रा. पहले ये लिस्ट पूरा कीजिए. हम जैसे लिखेंगे वैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप अलग से एक एक करके सबको डील कीजिए. हो गया? दिस इज द लिस्ट. HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसे कहते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस, ये सिक्रीट होता है, सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा. अब लिखा है टर्म के साथ गोनेडोट्रोपिन. क्या आपको पता है गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, और 11th का लास्ट चैप्टर बिना पढ़े हुए 12th पे तो कोई प्रवेश नहीं किया होगा. अच्छा, GnRH का फुल फॉर्म, GnRH का फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है ना. और ये कहाँ पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे. एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है इसके इफेक्ट से? LH एंड FSH, और इन्हें ही गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है. समझ में आया? तो गोनेडोट्रोपिन जब भी कहें LH FSH टाइप का हार्मोन होगा. दिस इज फॉर श्योर. नाउ आप बताइए प्रेगनेंसी के दौरान या एंडोमेट्रियम वॉल के ओवर ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? तुरंत बोलना चाहिए. प्रोजेस्टेरॉन ओनली. मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है. एस्ट्रोजन तो उसके लुकआउट देखता है कि कहीं पे उस पर किसी तरह का दरार नहीं पड़े, वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, उस पर है ना किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी नहीं आए. फॉर दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. बट ओवर ग्रोथ, ओवर टिश्यू ग्रोथ इज डन बाय द प्रोजेस्टेरॉन. एंड प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम. और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन दिए थे कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ना करे तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक कर जाएगा. तो आप सोचिए, ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन हो गया और अचानक से क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन काम करना बंद कर दिया, कॉर्पस ल्यूटियम ड्राई आउट हो गया. क्यों? क्योंकि LH और FSH का सिक्रेशन के लिए GnRH आने वाला है. तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम वॉल इरोड होगा. तो जो इम्प्लांटेशन हुआ है, इम्प्लांटेड एम्ब्रायो एग्जिट हो जाएगा. तो इस चीज को रोकना होगा. पर प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है, अदरवाइज ओवर ग्रोथ और हाईली ग्रोन एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. फोन बंद करके अंदर पॉकेट में रखिए. फोन अंदर रखिए, फ़ोन पॉकेट में रखिए, फ़ोन पॉकेट में रखिए और उसको साइलेंट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल.
आप कहते हैं मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, उड़ के आया, पकड़ में रखो उसको, और आइंदा अगर मिसबिहेव किए तो क्लास में नहीं आना। दिस इज फॉर श्योर। अब देखिए यहाँ पे हम ये समझा रहे थे अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, कट हो जाएगा, तो एम्ब्रायो एग्जिट हो जाएगा। ये होने नहीं देना है, इसीलिए क्या करना होगा कि उसको मेंटेन करना है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन करना है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन करने के लिए हमें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम को ग्रोथ कराया और मेंटेन किया कौन, फॉर द टाइमिंग LH। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन से GnRH स्टॉप, LH नो मोर, तो LH का रोल कोई प्ले करेगा। इसीलिए ये आता है प्लासेंटा से रिलीज होने के लिए ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और आप कॉरियोनिक टर्म से कुछ कोरिलेट कर सकते हैं। कॉरियोनिक कहाँ बना, कॉरियोनिक विल्लाई बना, ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, तो दैट कॉरियोनिक विल्लाई would release this gonadotropin. From there the name comes human chorionic gonadotropin. ये gonadotropin है, similar to LH काम करेगा। It will maintain the corpus luteum so that the progesterone level is maintained at high. समझ में आया? तो फंक्शन क्या हो जाएगा, to maintain corpus, to maintain corpus luteum, so that progesterone level is maintained. ठीक है। अब आइए सेकंड में, जब तक नोट कीजिए तब तक कलाकारी दिखाएं। HPL HPL है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम सो दैट प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज मेंटेन्ड। अब इसका पर्पस क्लियर, राइट। लैक्टोज जानते हैं कहाँ होता है, लैक्टोमीटर नाम सुने नहीं? डेयरी फार्म में जब मिल्कमैन मतलब जो दूध देने जाते हैं वहाँ सेल करते हैं लैक्टोमीटर, तो उस लैक्टोमीटर से उसे नापा जाता है लैक्टोज की मात्रा कितनी है, पर लीटर इतना लैक्टोज होना चाहिए। अगर कम हुआ इसका मतलब पानी मिला है, दूध नहीं लगा। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिल्क की प्योरिटी को जांचने का वो मेथड है, उसी को लैक्टोमीटर कहते हैं। तो पॉइंट इज, कहीं पे भी लैक्टोज अगर दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए दिस इज ए शुगर एंड दिस शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। आपको काफ़ी जानकारी है, गुड दैट। अच्छा, खैर हम तो लैक्टोमीटर बताए थे, आप इनहांस किए सबका जानकारी, अच्छी बात है। और एक्चुअली में उसमें मेज़र क्या करते हैं, लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करते हैं, राइट। तो ये लैक्टोज कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये एक्चुअली मिल्क शुगर है, मिल्क में ही पाया जाता है। फ्रॉम देयर लैक्टोजेन हैज़ कम अप, लैक्टोजेन कह रहा है, इसका मतलब लैक्टेशन कराएगा, लैक्टेशन कराना यानी मिल्क सिक्रीशन कराना। तो मैमरी ग्लैंड में जो एल्वियोलस हैं पढ़ाते ना, उसके स्ट्रक्चर, उसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं, पर मैमरी ग्लैंड देयर आर 20 to 25 मैमरी लोब्यूल,
जैसे उधर टेस्टिकुलर लोब्यूल था, इधर मेमोरी लोब्यूल। प्रत्येक मेमोरी लोब्यूल में बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलस होते हैं, फाइन ऑलमोस्ट सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स। उनमें से जैसे वहाँ रेटेड टेस्टिस बाहर आता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यहाँ इनसे बाहर निकलते हैं कौन, मेमोरी ट्यूब्यूल। वहाँ ये रेटेड टेस्टिस था, यहाँ मेमोरी ट्यूब्यूल। कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर यूनिफाइड होते थे और बनते हैं मेमोरी डक्ट। फिर कई सारे मेमोरी डक्ट एक जगह कोलिज करते, एक जगह मिलते हैं, एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं मेमोरी एम्पुला। और सभी मेमोरी एम्पुला एक जगह मीट करते हैं, वो हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट बॉडी से बाहर की ओर आता है। एनीवे, सो दैट एरिया जो मेमोरी एल्वियोलस है उनको डेवलप करता है ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, और डेवलप करता है इस तरह ताकि वो मिल्क सिक्रेटरी सेल्स बन सके, यानी उनमें मिल्क सिक्रेटिंग कैपेसिटी डेवलप करता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो ये दूसरा हार्मोन है जो कि सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा है, और इसका फंक्शन टू डेवलप मेमोरी एल्वियोलस या एल्वियोलाई टू सिक्रेट मिल्क। तो इन्हें डेवलप करना इनका काम होता है, टू डेवलप, इस लायक बनाते हैं, राइट। ये दूसरा हार्मोन, तब तक इसको नोट कीजिए। थायरॉक्सिन कौन नहीं जानता, ये तो रिलीज़ होगा थायराइड ग्लैंड से ही, और इस समय थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, और फॉर्मेशन रेट इस समय हाई होना चाहिए, अदरवाइज मदर और फिटस में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डिले होगा। इसीलिए थायरॉक्सिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन लेवल इज हाई फॉर हाई मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट रिक्वायरमेंट, जिसकी आवश्यकता है, इसीलिए हाई मेटाबॉलिक रेट रिक्वायरमेंट के लिए थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ता है। नाउ कॉर्टिसोल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस हार्मोन, और टेम्पररीली उस दौरान, दिस जेस्टेशन पीरियड के दौरान, ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल टाइम के साथ बढ़ता है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी में एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो पहले से नहीं था। इसका जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए इस कॉर्टिसोल का बॉडी में, ब्लड में लेवल बढ़ता है। और एट द सेम टाइम ये कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये अदर देन शुगर दूसरे मेटाबोलाइट्स को कन्वर्ट करता है शुगरी मेटाबोलाइट में, जो यूज़ हो सके एनर्जी जनरेशन के लिए। इसलिए टेम्परेरीली उस समय शुगर लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि कॉर्टिसोल समय के साथ धीरे धीरे बॉडी में राइज करेगा। ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, दैट इज़ वाई इट विल बी देयर। तो कॉर्टिसोल का फंक्शन, पर्पस, डुअल पर्पस है। पहला, इट रिलीव्स स्ट्रेस, STRESS, stress during gestation period, और दूसरा, it acts as a biological clock of
end of gestation period. बॉडी इसी के मदद से सेंस करता है मैचुरेशन लेवल कंप्लीट हुआ, जेस्टेशन पीरियड एंड कर रहा है, और इसके एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद बर्थ इनिशिएट होता है. बिफोर दैट इट इज नॉट बॉर्न. प्रोजेस्टेरॉन काम तो सभी समझ ही रहे हैं. इसी को मेंटेन करने के लिए HCG आया था. और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? हायर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन करेगा. मेंटेन्स हाई ग्रोथ इन एंडोमेट्रियम वॉल. अब है एस्ट्रोजन. क्या होना चाहिए? खुद से लिखिए. कोई बता पाएंगे एस्ट्रोजन का फंक्शन यहाँ पे? टू मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मदर. टू मेंटेन प्रॉपर reproductive system of the mother. Now relaxin. पेल्विक गर्डल याद है आप लोगों को पढ़ाए हैं? पेल्विक गर्डल में बोन्स कितने होते हैं? 3 बोन एक साइड में फ्यूज होकर कॉक्सल बोन बनता है. 2 कॉक्सल बोन होते हैं, और ये कॉक्सल बोन पीछे की तरफ ज्वाइन होता है. कहाँ से? हमारे सैक्रम से. सैक्रम कौन है? हमारा सेकेंड लास्ट वर्टिब्रा, 25th वर्टिब्रा. वो काफ़ी चौड़ा होता है और ये 3-4 वर्टिब्रल बोन्स के फ्यूज़ करने की वजह से बनता है. ठीक है. वहाँ से कॉक्सल बोन ज्वाइन होता है, आगे की तरफ आता है और नीचे उतरता है, और अगर एक जगह से जहाँ जुड़ता है जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है. तो फीमेल में प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़े ब्रॉड होते हैं बिकॉज इट हैज़ टू सपोर्ट द यूटरस. मेल में यूटरस नहीं होता, इसलिए ये स्लिक होते हैं, उतने चौड़े नहीं होते. पर फीमेल में यूटरस को सपोर्ट देने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस चौड़े होते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई द पेल्विक गर्डल इज़ ब्रॉडर इन द फीमेल दैन द मेल्स. राइट. नाउ प्यूबिक सिम्फाइसिस का काम क्या है? यूटरस को सपोर्ट करना, और एट द सेम टाइम ये यूटेराइन ओपनिंग के लिए जगह देता है. नाउ दिस इज अ बोन. प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ बोन, और ये बोन जब तक स्पंजी नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तब तक बेबी बर्थ नहीं हो सकता. इसलिए ये जिस समय है ना प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा, यानी कि जिस समय इम्प्लांटेशन होगा, ठीक उसके बाद से ओवरी से ये रिलीज होता है. दिस इज अ स्पेशल हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी. हाउएवर HCG एंड HPL आर सिक्रेटेड फ्रॉम प्लासेंटा. याद रखिएगा. This is a new hormone that is only present in the female body during the implantation onwards. तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा? जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ग्रेजुअली उसमें से डीकैल्सिनेशन करता है, उससे कैल्शियम पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल हटा देता है, और वो बोन स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बन जाता है फाइबर का केवल. इसीलिए एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है. अगर यहाँ ठोकर लगता है तो इट कैन ब्रेक, और उसका रिपेयर बहुत डेंजरस होगा, डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज प्रोग्रेसिवली कैल्सिनेशन वहाँ से हो नहीं रहा, डीकैल्सिनेशन हो रहा. सो रिलैक्सिन विल remove the calcium from the pubic symphysis. It will make the pubic symphysis spongy, so that during the parturition यानी birth of the baby, the pubic symphysis can expand. उस पे expansion के लिए ये ऐसा process लाता है. तो relaxin secreted
by ovary only during this period, only during this period it decalcinates to soften the bone pubic symphysis. पर्पस आपको पता है, यहाँ तक नोट कीजिए. Now the parturition. तो इसका फाउंडेशन आप देख चुके. इट विल ऑकर बिकॉज ऑफ द मैचुरेशन ऑफ द फोटस इनटू बेबी ह्यूमन. और जब ये मैचुरेशन पीरियड ओवर हो जाएगा तो इसका बायोलॉजिकल क्लॉक कौन होगा? कॉर्टिसोल, जो सिग्नल देगा फॉर द बर्थ. द fetal maturation complete. याद रखिएगा हमारे पास जगह कम है इसलिए इसको गोल घुमाएंगे ज़रूर. आप स्ट्रेट वे लिखिएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट ए साइकिल. ये फ्लो चार्ट है. साइकिल में आप जहाँ शुरू किए वहाँ ख़त्म करेंगे, पर ये साइकिल नहीं है इसीलिए. So, fetal maturation complete, cortisol very high. In this stage, when fetal movement occurs, जब फिटस का मूवमेंट होगा, जो 5th मंथ ऑनवर्ड शुरू हो गया, विल कॉन्ट्रैक्ट मायोमेट्रियम. और मायोमेट्रियम है मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस. दिखाई दे रहा है? नाउ द myometrium sends signal to the hypothalamus. मायोमेट्रियम अब हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा. सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम posterior pituitary occurs. तो हाइपोथैलेमस के एक्टिवेशन के वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन. इट विल इंड्यूस vigorous contraction at the level of myometrium. It will push the baby out of the
womb यानी यूटेरस, through birth canal, called parturition or birth. Figure flow chart of birth of baby human. नोट कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज लैक्टेशन। हो चुका? लिखिए लैक्टेशन, LACTATION, लैक्टेशन। लिखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ टिल ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ टिल 6 month time, during the first week of birth to 6 month time, the baby human is completely dependent. The baby human is completely dependent on mother's milk secreted by the completely dependent on the mother's milk secreted by the mammary glands, secreted by the mammary glands under the influence of oxytocin hormone, under the influence of oxytocin hormone, full stop। इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क सिक्रीशन को ही लैक्टेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। हाँ, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लैक्टेशन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लैक्टेशन, the mother's milk, during the first week of lactation, the mother's milk secretes a large number of antibodies. During the first week of lactation, mother's milk secrete a large number of antibodies. These are, full stop के बाद, these are making the milk yellow color. These are making the milk yellow color, called colostrum. Called colostrum. It is required, फुल स्टॉप इसी में चलेगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द it is required for the protection of the neonat, newly birth taken babies को neonat कहा जाता है, for the protection of the neonat as they have not developed their proper immune system, as they have not developed
their proper immune system. Full stop. अगला point, after 6 months time, after 6 months time, the babies shift towards, after 6 months time, the baby shifts towards other food options. Other food options. 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 Full stop. इसी में लिखेगा during this time, their stomach secretes a special enzyme. Their stomach secretes a special enzyme in gastric juice called renin. It specially digests milk and convert it into कर्ड. मिल्क डाइजेस्ट करता है और इसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. और इसीलिए जो क्या कहते हैं डेयरी फार्म में जो दही जमाया जाता है उसके लिए एक टैबलेट यूज़ होता है, उसे कहते हैं रेनेट टैबलेट. ये काफ जो गाय के बच्चे होते हैं उनके बछड़ों में से, उनके स्टमक में से इस एंजाइम को निकाला जाता है, प्योर किया जाता है, उसको टैबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है और उसके बाद सिर्फ दूध में डुबा दीजिए, इट विल कन्वर्ट इट इनटू मिल्क, ये कर्ड. तो एंजाइम की खासियत क्या है आप पढ़े होंगे. कैटलिस्ट डोंट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन, रादर दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ाएंगे आप लोग को, अब तो टाइम आ ही रहा है. तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे कैटेलाइज द रिएक्शन. तो उनके मदद से क्या होता है, मिल्क का कर्डलिंग या कर्ड में कन्वर्सन कैटेलाइज होता है और इसलिए ये रीयूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स.